हाय एवरीवन, दिस इज श्रुति। वेलकम टू क्यूरियस कैट चैनल। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? आज मैं आपके लिए जून का अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सेशन लेकर आई हूँ। अपॉइंटमेंट के क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और मैंने स्पोर्ट्स के जो जून से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो पूरे कंप्लीट कराए हुए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर उस सेशन को ज़रूर अटेंड कीजिएगा। इसी तरीके से मैं आपके सारे मंथ के जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर वो पूरा कंप्लीट कराऊंगी, जिससे कि आपको बिल्कुल करंट अफेयर में प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैं आपके लिए टॉपिक वाइज सेशन लेकर आ रही हूँ करंट अफेयर का। करंट अफेयर जो हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कोई भी हो, उनमें काफ़ी वेटेज रखते हैं। इसलिए इन सेशंस को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए और आपके लिए आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस चैनल को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज अश्विनी भाटिया ने सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है। ये कौन से बैंक के पूर्व एमडी रह चुके हैं? जी हाँ, ये जो अश्विनी भाटिया हैं ये सेबी के पूर्णकालिक सदस्य बनने से पहले किसी बैंक के एमडी थे। तो वो बताना है कौन से बैंक के थे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अब नए जो एमडी हैं वो हैं अशोक कुमार। ये तो अब है नहीं है, तो इनकी जगह कौन आएंगे? ये बन गए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के न्यू एमडी। अब एसबीआई की बात की जाए तो एसबीआई की स्थापना हुई है 1 जुलाई 1955 में। लेकिन जब एसबीआई बना था ना, जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टेब्लिशमेंट हुआ था, तब ये गैर सांविधिक संस्था थी। लेकिन इसे वैधानिक दर्जा कब दिया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसे वैधानिक दर्जा एसबीआई को दिया गया था 30 जनवरी 1992। 1992 में एसबीआई को वैधानिक दर्जा दिया गया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसकी स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 में और वैधानिक दर्जा जो दिया गया है एसबीआई को 30 जनवरी 1992 में दिया गया है। अब देखिए सेबी के बारे में बात की जाए, सेबी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसकी स्थापना की गई है 12 अप्रैल 1988 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और अध्यक्ष बनी है माधवीपुरी बुच। ये जो माधवीपुरी बुच को सेबी का अध्यक्ष बनाया गया है, ये हाल ही में बनाया गया है। और जो माधवीपुरी बुच है ये सेबी की फर्स्ट फीमेल है, पहली फीमेल अध्यक्ष है, पहली वुमेन जो महिला अध्यक्ष है। किसे बनाया गया है? माधवीपुरी बुच को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है क्योंकि इन्हें भी हाल ही में बनाया गया है। अब सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय की बात की जाए, जो रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं उनके ऑफिस न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद, इन 4 जगह सेबी के जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है, अब इनके कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ये 3 तरह के कार्य करती है। जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, आप इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, सेबी का पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये 3 तरीके के कार्य करती है, सुरक्षात्मक कार्य, विनियामक कार्य और विकासात्मक कार्य। ठीक है, सिक्योरिटी से रिलेटेड हो जाएगा, डेवलपमेंट से रिलेटेड हो जाएगा और रेगुलेशन से रिलेटेड, रेगुलेटरी जो होती है अथॉरिटी, उससे रिलेटेड हो जाएगा। तो इस तरीके के कार्य जो सेबी है उनके द्वारा किए जाते हैं। ठीक, ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। देखिए जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हाल ही में इससे रिलेटेड करंट अफेयर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेबी का निवेशक चार्टर जारी किया गया है। ठीक है, अब ये निवेशक चार्टर क्या है इस रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ, ये क्यों जारी किया गया है। बेसिकली इस जो निवेशक चार्टर है इसमें बताया गया है कि निवेशकों के हित की रक्षा के लिए इसे जारी किया गया है। जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये चार्टर जारी किया गया है। इसका पर्पज़ है उनके हितों को सुरक्षित रखना, उसमें पारदर्शिता लाना और निष्पक्ष भाव से काम करना। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। सुरक्षित बाजार निवेश, ये सारी चीज़ें निवेशक चार्टर में दी गई है। ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इन्वेस्टर जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, तो सेबी निवेशक चार्टर उससे रिलेटेड है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं। और इस निवेशक चार्टर में निवेशकों द्वारा जो कंप्लेन दर्ज कराई जाएगी, जो भी उनको अपनी शिकायत दर्ज कराना है, उसके लिए भी एक पोर्टल जारी किया गया है और उस पोर्टल का नाम है सोर्सेस पोर्टल। अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सोर्सेस जो पोर्टल है वो किसके द्वारा जारी किया गया। आपको ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, सेबी हो गया या आरबीआई भी ऑप्शन दिया जाए, इस तरीके के जो भी संगठन है ऐसे ऑप्शंस आपको दिए जा सकते हैं। तो सोर्सेस पोर्टल जो है किससे रिलेटेड हो जाएगा? ये रिलेटेड हो जाएगा सेबी से। और इसका फुल फॉर्म है, सोर्सेस का जो फुल फॉर्म है वो है सेबी रिड्रेस। ये फुल फॉर्म आप ज़रूर याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कंप्लेन
अब देखिए ये कंप्लेन से रिलेटेड है तो इसका फुल फॉर्म है सेबी रिड्रेस कंप्लेन सिस्टम। ये आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेबी रिड्रेस कंप्लेन सिस्टम। ठीक है, ये फुल फॉर्म आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको सारी सेबी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बता दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक महासंघ है, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? रंजीत बजाज, अनिल खन्ना, मोहम्मद जलोद या मीराबाई चानू? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद जलोद। देखिए अभी हाल ही में 2022 की जो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है वो खेली गई थी मैक्सिको के लियोन में। आप ये याद रखिएगा क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये खेली गई है मैक्सिको के लियोन में। अब इंडिया की बात की जाए तो इंडिया से पार्टिसिपेट किया था जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वो हैं गरुड़ नायडू सेनापति। ठीक, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और ये जो गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है 55 किलोग्राम कैटेगरी में जीता है। ठीक है, गोल्ड मेडल। और फीमेल कैटेगरी की बात की जाए इंडिया से तो फीमेल कैटेगरी में 40 किलोग्राम कैटेगरी में जीता है आकांक्षा किशोर व्यावरे ने। इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। ये दोनों नाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दोनों, क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग जो चैंपियनशिप 2022 की हुई है और ये हुई है 2022 की कहाँ? मैक्सिको के लियोन में। ये आप वेन्यू भी याद रखिएगा। ठीक है, देखिए इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग की बात की जाए तो इसकी जो स्थापना हुई है वो ही 1905 में। इसका हेडक्वार्टर है लुज़ान स्विट्ज़रलैंड में और इसके जो टोटल मेंबर्स कंट्री हैं ये 192। अब देखिए जो स्विट्ज़रलैंड है इसकी राजधानी है, जो कैपिटल है वो है बर्न। ठीक है, और यहाँ करेंसी चलती है स्विस फ्रैंक। क्या चलती है? स्विस फ्रैंक। अब इसको याद करने की मैं एक ट्रिक बताती हूँ। स्विट्ज़रलैंड चूँकि हम सभी जानते हैं कि एक कैसी कंट्री है? कोल्ड कंट्री है, वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है। और बर्न का मतलब होता है क्या? गरम। आपने द बर्निंग ट्रेन देखी होगी, उसमें आग से रिलेटेड बताया गया है, पूरी ट्रेन में आग लग जाती। तो उस वर्ड से आप याद रखिए बर्न का मीनिंग, जैसे ना पता हो वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगा, बर्न मतलब होता है जलना। लेकिन स्विट्ज़रलैंड क्या है? एक ठंडी कंट्री है। अब स्विट्ज़रलैंड जो है ठंडी कंट्री है लेकिन उसके अपोजिट उसकी कैपिटल है, ऐसे आप याद रखिए। तो क्या हो जाएगी? बर्न। ठीक है, जहाँ ज़्यादा ठंडी प्लेसेस होती हैं वहाँ किस चीज़ की ज़रूरत होती है? वहाँ होती है अपन को फायर की, आग की ज़रूरत होती है ना। तो इसलिए वहाँ कैपिटल रखी गई है बर्न। ठीक, अब यहाँ के लोग बहुत फ्रैंक हैं। जो स्विट्ज़रलैंड के लोग हैं बहुत फ्रैंक है, बहुत फ्रेंडली हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं फ्रैंक वहाँ की करेंसी है, स्विस फ्रैंक। तो आपको कैपिटल भी याद हो जाएगी और उसकी करेंसी भी याद हो जाएगी। स्विस फ्रैंक करेंसी है और कैपिटल है बर्न। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेटीएम के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विजय शेखर शर्मा, परितोष त्रिपाठी, प्रवीण जाधव या राकेश शर्मा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 विजय शेखर शर्मा। और जो विजय शेखर शर्मा है यही पेटीएम के फाउंडर हैं। इन्हीं ने ही पेटीएम की स्थापना की है सन 2010 में और इसका हेडक्वार्टर पेटीएम का नोएडा यूपी में है। जो पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड है इसमें रोक लगा दी गई है नए कस्टमर्स के लिए। तो वो लगाई गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1949 की धारा 35A के तहत। ठीक है, 35A के तहत ये रोक लगाई गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1949 की धारा 35A के तहत जो पेटीएम पेमेंट बैंक के नए कस्टमर्स हैं उनके लिए रोक लगा दी गई है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में कौन से बैंक में नए कस्टमर्स के लिए, नए ग्राहकों के लिए रोक लगाई गई है? तो वो लगाई गई है पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के लिए। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी धारा के तहत ये रोक लगाई गई है? तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1949 की धारा 35A के तहत ये रोक लगाई गई है। ठीक, ये कुछ भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते। तो ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है करंट अफेयर से ही रिलेटेड है, इसलिए आप ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीति आयोग के सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? अरविंद मायाराम, परमेश्वरन अय्यर, नितिन गुप्ता या सिंधुश्री खुल्लर? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 परमेश्वरन अय्यर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया
इसके जो सीईओ बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं परमेश्वरन अय्यर, और उपाध्यक्ष की बात की जाए तो उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। ठीक, इन्होंने जगह ली है राजीव कुमार की। किनकी जगह ली है? राजीव कुमार की। नए उपाध्यक्ष बने हैं सुमन बेरी, और नए जो सीईओ हैं वो हैं परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग बना था 1 जनवरी सन 2015 को, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो ऑलवेज हमेशा कौन होते हैं? पीएम। तो एट प्रेजेंट कौन है नीति आयोग के अध्यक्ष? हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नीति आयोग का हेडक्वार्टर की बात की जाए तो वो है दिल्ली में। अब देखिए, जो नीति आयोग है इसने हाल ही में 27 जून 2022 को आयोग की एक रिपोर्ट जारी की गई है। नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी हुई है, वो रिपोर्ट जारी हुई है 27 जून सन 2022 में। इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म पर्सपेक्टिव एंड रिकमेंडेशन ऑन द फ्यूचर ऑफ वर्क को क्या रिपोर्ट का नाम है? इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म पर्सपेक्टिव एंड रिकमेंडेशन ऑन द फ्यूचर ऑफ वर्क, इस शीर्षक के नाम से रिपोर्ट जारी की है। किसने? नीति आयोग ने। आप ये रिपोर्ट याद रखिएगा, और ये किनके द्वारा जारी की गई है ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस रिपोर्ट को जारी किया गया है नीति आयोग ने 27 जून सन 2022 में। अब इस रिपोर्ट को सीईओ अमिताभ कांत, जो अभी तो चेंज हो गए हैं सीईओ, इससे पहले सीईओ कौन थे? ये थे अमिताभ कांत, और उपाध्यक्ष सुमन बेरी और विशेष सचिव डॉक्टर के राजेश्वर द्वारा इस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया है। आप ये तीनों नाम भी याद रखिए। अब इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है? इसके अनुसार 2029-30 तक भारत के गिग वर्क फोर्स में 2.35 करोड़ बढ़ने की संभावना है। अब ये गिग वर्क फोर्स क्या है? ये जो गिग वर्क फोर्स है ये बेसिकली क्या होता है? जो टेम्पररी कर्मचारी, जो टेम्पररी एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनको कहा जाता है गिग वर्क फोर्स जो होती है, उनके लिए यूज़ किया जाता है। जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं, किसी छोटे काम के लिए कुछ टाइम के लिए रख दिए जाते हैं, तो उनके लिए गिग वर्क फोर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? विक्रमजीत सेन, अश्विनी भाटिया, एस मुंद्रा या अरुंधति भट्टाचार्य? तो इसका आंसर है एस मुंद्रा। ठीक है, जो एस मुंद्रा है इन्होंने विक्रमजीत की जगह ली है। जो विक्रमजीत सेन है इनकी जगह ली है एस मुंद्रा ने। और बीएससी की जो स्थापना हुई है ये हुई है 9 जुलाई 1985 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अब देखिए, ये जो एस मुंद्रा, इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। 2014 तक ये बैंक ऑफ बड़ौदा में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर रहे हैं। कब तक? 2014 तक। और बाद में इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के पद पर भी रहे हैं 3 साल सेवा देने के बाद 2017 में। 2014 के बाद 2014 से 17 तक ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के पद पर रहे हैं। और इन्होंने वित्तीय स्थिरता बोर्ड और इसकी समितियों में और G20 फोरम के नामांकित व्यक्ति के रूप में आरबीआई का प्रतिनिधित्व भी किया है। ये है एस मुंद्रा के बारे में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता दी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीका, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन, इसकी पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? आप पहले तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। चूंकि ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है इसलिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए, मैं आपके लिए जो भी सेशन लेकर आ रही हूँ टॉपिक वाइज इसलिए लेकर आ रही हूँ, टॉपिक वाइज सेशन करने में आपके सारे टॉपिक करंट अफेयर के कवर होते जाएंगे और आपको बहुत ईजी पड़ेगा। इसलिए मैंने लास्ट जो स्पोर्ट्स का सेशन लिया है वो भी आपको इसी तरीके से पूरा डिटेल में कवर कराया गया है। मैं जो भी सेशन लेकर आऊँगी आपको पूरा कम्प्लीटली कवर कराऊंगी, इसलिए इन सेशन को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन ही बना रहेगा और मैं आपके लिए इसी तरीके से सारे सेशन बिल्कुल डिटेल में कवर कराऊंगी, जिससे कि आपको करंट अफेयर काफ़ी इजी लगेगी। आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर जब पढ़ेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें कवर होती जाएंगी। अब आपको एंड में क्या करना है कि टॉपिक वाइज अगर कवर कर लिया, आपके सारे टॉपिक्स कवर हो गए मंथली। जैसे मैंने स्पोर्ट्स करा रही हूँ, आज करा दिया है, आज मैं अपॉइंटमेंट का सेशन लेकर आ रही हूँ। इसी तरीके से मैं सारे मंथ के आपको कम्प्लीटली टॉपिक वाइज कराऊंगी। और एंड में आपको बस क्या करना है, मिक्स्ड एक टेस्ट पेपर लगाना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आपको टेस्ट पेपर एंड में चाहिए तो वो भी मैं आपके लिए बना कर लाऊंगी, फिर अपन
एंड में क्या करेंगे, मंथली लास्ट में टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर पढ़ी है उसी में से पूरी मिक्स्ड टेस्ट लिया करेंगे। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। तो चलिए, इसका आंसर है लीसा स्टॉलेकर। ठीक है, ये फीका की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ये है लीसा स्टॉलेकर, ये आप इमेज में देख सकते हैं। अब इनके द्वारा जो भी अचीवमेंट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। इनके द्वारा टेस्ट मैच खेले गए हैं 8 और 416 रन बनाए गए हैं, इसमें 30 विकेट लिए गए हैं। ठीक है, और वनडे मैच कितने खेले गए हैं, 125 टोटल वनडे मैच खेले गए हैं। और 2728 मतलब 2728 जो है इनके द्वारा रन बनाए गए हैं और 146 इनके द्वारा वनडे मैच में जो विकेट लिए गए हैं। अब टेस्ट मैच की बात की जाए तो टेस्ट मैच में इन्होंने टोटल 54 मैचेस खेले हैं और ये रन है, टोटल रन बनाए हैं 729 रन और 60 विकेट लिए हैं, 60 विकेट लिए हैं टेस्ट मैच में। ये हो गया इनके करियर की बात। अब फीका जो मैंने आपको फुल फॉर्म पहले ही बता दिया है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन, ये है फीका का फुल फॉर्म। इसकी जो स्थापना हुई है 1998 में। अब इसके सदस्य देश जो है मेंबर कंट्रीज है वो भी देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेल्स, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका एंड वेस्ट इंडीज़, ये हैं इसकी मेंबर कंट्रीज़। और टोटल मेंबर कंट्रीज़ भी आप याद रखिएगा कि फीका में कितनी टोटल मेंबर्स हैं। ठीक, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया। यूनाइटेड नेशन जो है उसमें भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। टी.एस. तिरुमूर्ति, जितेंद्र सिंह, डॉक्टर डी.जे. पांड्यन या रुचिरा काम्बोज। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रुचिरा काम्बोज। जो रुचिरा काम्बोज हैं ये आ रही हैं टी.एस. तिरुमूर्ति की जगह। किसकी जगह इन्होंने रिप्लेस हो रही है, टी.एस. तिरुमूर्ति की जगह रुचिरा काम्बोज जो है भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत होंगी। अब देखिए, जो यूनाइटेड नेशन है इसकी स्थापना हुई है 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। अब इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज जो है वो है 193 और लास्ट कंट्री बनी है साउथ सूडान। और ये जो बनी थी 2011 में बनी है साउथ सूडान, यूनाइटेड नेशन की मेंबर कंट्री लास्ट। ठीक है, और अब जान लेते हैं इनके बारे में, रुचिरा काम्बोज के बारे में। ये वर्तमान में भूटान की भारतीय राजदूत हैं और ये 1987 के जो सिविल सेवा परीक्षा था उसके अखिल भारतीय महिला की टॉपर भी रही हैं और 1987 में विदेश सेवा सचिव भी रही हैं टॉपर। ठीक, और 1989 से 91 के दौरान फ्रांस में भारतीय दूतावास में तीसरी सचिव के रूप में भी तैनात रही हैं और 2002 से 2005 तक ये न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। और 2014 में ये G4 में भी, जो G4 है उसमें शामिल हुई थी ये, और 2011 तक ये भारत की चीफ ऑफ प्रोटोकॉल रही हैं। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सारी रुचिरा काम्बोज के बारे में है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए मैंने आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन कवर करा दी। इन्होंने कब क्या कार्य किए, कब क्या रही हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक, अब ये जो हेडक्वार्टर है ये भी आप याद रखिए। और 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई, 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं और साउथ सूडान का लास्ट मेंबर बना है यूनाइटेड नेशन का और 2011 में बना है। और एक चीज़ और है, यूनाइटेड नेशन ने 2022 में हाल ही में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि करंट अफेयर का है, इसमें भारत की जो विकास दर बताई है जो भारत की विकास दर बताई है, अनुमान लगाया वो लगाया है 6.4%। कितना? भारत की जो आर्थिक विकास दर यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग है वो है 6.4%। ये 2022 के अकॉर्डिंग है, इसलिए ये भी आप याद रखिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूनियन बैंक के एमडी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? सूरज श्रीवास्तव, ए मणिमेखले, राजकिरण रायगो या निधु सक्सेना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ए मणिमेखले। देखिए, जो ए मणिमेखले हैं ये आई हैं राजकिरण रायगो की जगह। राजकिरण रायगो की जगह इन्होंने ली है ए मणिमेखले ने। अब ए मणिमेखले के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए, इन्होंने बेंगलोर विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री ली है और 1988 में ये विजया बैंक में अधिकारी के पद पे नियुक्त हुई थी। 1988 में ये विजया बैंक में अधिकारी के पद पे नियुक्त हुई हैं और इन्होंने कैनरा बैंक के ईडी के रूप में कार्य किया है और साथ ही इन्होंने विजया बैंक के महाप्रबंधक के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। ठीक है, अब यूनियन बैंक की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 11 नवंबर 1919 में हुई है और इसका जो टैग लाइन है यूनियन बैंक की टैग लाइन, गुड पीपल
टू बैंक विथ। ठीक, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है, गुड पीपल टू बैंक विथ। ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि जो बैंक के एग्जाम्स होते हैं उसमें बैंक से रिलेटेड सारी चीज़ें पूछी जाती है, टैगलाइंस भी पूछी जाती है, इसलिए आप ये टैगलाइन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रधानमंत्री के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जितेंद्र शाह, अजीत खन्ना, विवेक कुमार या ऋषभ नागर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विवेक कुमार। जी हाँ, विवेक कुमार को प्रधानमंत्री के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। विवेक कुमार के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। ये 2004 के IFS ऑफिसर रह चुके हैं और इन्होंने संजीव कुमार सिंगला की जगह ली है। किन की जगह ये आए हैं? संजीव कुमार सिंगला की। अब संजीव कुमार सिंगला को क्या बनाया गया है वो भी देखते हैं। संजीव कुमार सिंगला को इजराइल में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इजराइल की बात की जाए तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलेम। क्या है राजधानी? जेरूसलेम। ठीक, अब इसकी करेंसी की बात की जाए, मुद्रा की, तो ये है इजरायली न्यू शकेल। अब मैं आपको मुद्रा याद करने की ट्रिक बताती हूँ। इजरायली न्यू शकेल, देखिए इजराइल में क्या वर्ड आ रहा है? रॉयल वर्ड आ रहा है। ठीक, रॉयल लोग वो होते हैं जिनका खूब सारा पैसा होता है। अब देखिए जिनकी रॉयल लोग वो कहलाएंगे जिनकी शक्ल कैसी होगी? जिनका खूब सारा पैसा होगा, उन्हीं की जो शक्ल होगी वो रॉयल दिखेगी। ठीक, उन्हीं की शक्ल रॉयल दिखेगी जिनके पास खूब सारी मनी होगी। तो रॉयल से आप कनेक्ट करिए शक्ल को। ठीक है, अब आप ये भूलेंगे नहीं। कैसे? जिन लोगों की शक्ल रॉयल, उन्हीं लोगों की शक्ल होगी जिनके पास खूब सारी मनी होगी, खूब सारा पैसा होगा। तो रॉयल और शक्ल को आप करेक्ट करिए, जिससे आप इजराइल की मुद्रा को याद कर सकते हैं और आप भूलेंगे नहीं। ठीक, ये थी इजराइल की मुद्रा। और हाँ, हाल ही में I2U2 समिट हुई है। अब ये I2U2 समिट क्या है? देखिए इसमें इंडिया, इजराइल, US और जो संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, इन चारों ने मिलकर समिट की है, जिसे क्वाड भी कहा गया है। इस समिट को क्या कहा गया है? I2U2 समिट को क्वाड भी कहा गया है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? उदय शंकर, सुधांशु बस, नितिन गुप्ता या प्रमोद चंद्र मोदी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नितिन गुप्ता। देखिए नितिन गुप्ता ने लिए GV महापात्रा की जगह। किनकी जगह आए हैं? GV महापात्रा की जगह। ठीक है, और ये कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के DG के पद पर भी रह चुके हैं नितिन गुप्ता। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के DG के पद पर भी रह चुके हैं, उन्होंने GV महापात्रा की जगह ली है। आइए अब CBDT के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो डायरेक्ट टैक्स है, देखिए इसकी स्थापना राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 से अधिकार प्राप्त संगठन है। ये क्या है? जो CBDT है ये राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 से अधिकार प्राप्त संगठन है, जो कि 1 जनवरी 1964 से भारत के प्रत्यक्ष करों के लिए कार्य कर रही है। ये कब से अस्तित्व में आई है? 1 जनवरी सन 1964 से भारत में डायरेक्ट टैक्स के लिए काम कर रही है। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर जो है वो है दिल्ली में। इसकी संरचना, अब इसमें कितनी मेंबर्स होते हैं वो देख लेते हैं। एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य शामिल होते हैं। मतलब टोटल कितने मेंबर्स हो जाएंगे टोटल? तो टोटल हो जाएंगे 7 मेंबर्स CBDT में। ठीक, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुनील अरोड़ा को हाल ही में किसने गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? देखिए जो सुनील अरोड़ा हैं ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। कौन? सुनील अरोड़ा। इन्हें महिला आयोग, जनजातीय बोर्ड या शिक्षा बोर्ड या ग्राम उन्नति बोर्ड के लिए चुना गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इन्हें ग्राम उन्नति बोर्ड के लिए चुना गया है। अभी ग्राम उन्नति बोर्ड क्या है? देखिए ग्राम उन्नति बोर्ड में बेसिकली क्या दिया गया है, जो भी किसान हैं उनको खेती में जो भी कॉस्ट आती है, जो भी लागत आती है, उसमें कमी करना है। अगर जो खेती में अगर कॉस्ट में कमी की जाएगी, लागत में कमी की जाएगी, तो ऑटोमेटिकली उनको क्या होगा? किसानों को ज़्यादा लाभ होगा। तो बेसिक मेनली इनका पर्पज़ ये है ग्राम उन्नति बोर्ड का, किसानों को जो भी खेती की जा रही है उनके द्वारा उनकी लागत में कमी लाना, जिससे कि उनके शुद्ध लाभ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उनको मिल सके। ये ग्राम उन्नति बोर्ड का मेन पर्पज़ है। ठीक है, और इसके जो नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं वो सुनील अरोड़ा बनाए गए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज़ और है, जो ग्राम उन्नति बोर्ड है इसके CEO अनीश जैन है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? राहुल सचदेवा, राजीव कुमार, अजय त्रिपाठी या अनिल कुमार?
तो जो नेक्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त बनेंगे वो बनेंगे राजीव कुमार। देखिए जो चुनाव आयुक्त हैं ये पहले 1989 से 1990 तक इसमें 3 सदस्य होते थे। कितने मेंबर्स थे? 1989 से 1990 तक इसमें 3 मेंबर्स थे। फिर 1990 से 1993 तक ये 1 मेंबर्स केवल इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त होता था। जो अन्य चुनाव आयुक्त थे 2 वो इसमें नहीं होते थे। कब से कब तक? 1990 से 1993 तक ये 1 सदस्यीय बॉडी थी, ठीक है। लेकिन 1989 से 1990 तक इसमें 3 सदस्य होते थे, 1 मुख्य चुनाव आयुक्त होता था और 2 अन्य होते थे। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। और मुख्य चुनाव जो हमारा आयोग है, चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है आर्टिकल 324 में, चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। और मुख्य चुनाव आयुक्त की जो एज लिमिट है इनके रिटायरमेंट की, ये है 62 साल या 6 साल। मुख्य चुनाव आयुक्त की है 65 साल या 6 साल। और जो आयुक्त हैं, जो 2 अन्य आयुक्त हैं, उनकी है 62 ईयर्स और 6 साल, ठीक है। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसलिए मैंने आपको बता दिए हैं। क्या क्या? 1989 से 1990 तक 3 सदस्यीय संस्था थी, ठीक है। 1 मुख्य चुनाव आयुक्त होता था, 2 अन्य होते थे। और फिर क्या हुआ? 1990 से 1993 तक ये फिर से 1 सदस्यीय बना। और फिर से 1993 से एट प्रेजेंट तक ये क्या है? ये 3 सदस्यीय संस्था है, ठीक है। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इनकी जो रिटायरमेंट एज है वो क्या है? 65 साल या 6 वर्ष। और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी जो रिटायरमेंट एज होती है वो होती है 62 साल या 6 वर्ष। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त उनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और संविधान में वर्णन किया गया है कौन से आर्टिकल में? जो चुनाव आयोग है वो 324 आर्टिकल में दिया गया है उसके बारे में, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जून की जो अपॉइंटमेंट्स थी मैंने वो आपको पूरी डिटेल में कंप्लीट करा दी है। आप इन सेशन को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। स्पोर्ट्स का भी जो जून का मैंने सेशन लिया है वो भी मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया है। आप उसे भी प्लेलिस्ट में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और ये आज के अपॉइंटमेंट जून से रिलेटेड सेशन कंप्लीट होता है, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसी तरीके से जो भी सेशन है टॉपिक वाइज मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगी, इसलिए इस चैनल को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।